पिछले कई दिनों से बस स्टैंड के दुकानदार उस हिजड़े से परेशान थे जो न जाने कहाँ से आ गया था। वह बस स्टैंड की हर दुकान के सामने आकर अड़ जाता और बिना कुछ लिए न टलता था। समझाने पर बिगड़ जाता, तालियां बजा बजा कर खासा तमाशा खड़ा कर देता था। एक दिन मैंने भी उसे समझाना चाहा, कुछ काम धंधा करने की सलाह दी। जवाब में उसने हाथ मुंह मटकाते हुए कुछ विचित्र से जनाने अंदाज में अपनी विकलांगता का हवाला देते हुए ऐसी ऐसी दलीलें देकर मेरे सहित सारे जमाने को कोसना प्रारंभ कर दिया कि चुप ही रहना पड़ा। कई दिनों तक उसकी विचित्र भाव भंगिमा के चित्र आंखों के सामने तैरते रहे और मन घृणा से भर उठता। फिर एकाएक उसका बस स्टैंड पर दिखना बंद हो गया तो दुकानदारों ने राहत की सांस ली। लेकिन उसके जाने के 2-3 दिन बाद ही न जाने कहाँ से एक अधनंगी मैली कुचैली पगली बस स्टैंड व ट्रांसपोर्ट चौराहे पर घूमती नजर आने लग गई थी। अस्पष्ट स्वर में वह न जाने क्या क्या बुदबुदाती रहती और हर दुकान के सामने से तब तक नहीं हटती जब तक कि उसे कुछ मिल न जाता। जब कोई कुछ खाने को दे देता तो कुछ दूर जाकर वह सड़क पर बैठकर खाने लगती, जबकि पैसों को वह अपनी फटी साड़ी के आंचल में बांध लेती। कोई दया करके कपड़े दे देता तो उसे अपने शरीर पर लपेट लेती। कभी वह बड़ी ही विचित्र हंसी हंसने लगती थी तो कभी सिसकियां भर भर कर वह रोने लग जाती। उसका हास्य, उसका रुदन सब उसके जीवन के रहस्य की तरह ही अबूझ पहेली थे। कभी किसी ने उसे नहाते न देखा था। मैल की परतों से दबे उसके शरीर से ऐसी बदबू का भभका उठता कि दुकान में उसके आते ही दुकानदार जल्दी से उसके पास 1-2 रुपए का सिक्का फेंक कर उसे दूर भगाने का प्रयास करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद वह उम्र के लिहाज से जवान थी और यह जवानी ही शायद उस दिन कामलोलुप शराब के नशे में धुत युवकों की नज़रों में वह चढ़ गई। दिन भर बस स्टैंड व ट्रांसपोर्ट चौराहे पर घूमती यह पगली रात्रि को किसी भी दुकान के बरामदे पर या बस स्टैंड के होटलों के दालालों में बिछी मेज पर सो जाया करती थी। उस दिन भी वह इन होटलों में से किसी एक होटल की लावारिस पड़ी बेंच पर रात के अंधियारे में दुबक कर सोई हुई थी। रात्रि को 12 बजे के लगभग मैं अपना पीसीओ बंद कर ही रहा था कि तभी सामने बस स्टैंड के इन होटलों में से किसी एक होटल के बरामदे से वह पगली अस्त व्यस्त हालत में भागती हुई बाहर निकली। उसके पीछे मोहल्ले के ही 2 अपराधी प्रवृत्ति के शराब के नशे में धुत युवक बाहर निकलकर उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। वह उनसे पीछा छुड़ाने के प्रयास में भागते हुए पीठ के बल गिर पड़ी। उसके मुंह से विचित्र तरह की चीख निकल रही थी। मैं पूरी घटना को देखते हुए अपनी दुकान के सामने कृत्य कव्य मूड में खड़ा था। मैं उन दोनों युवकों के आपराधिक कृत्यों से भली भांति परिचित था। अभी कुछ माह पूर्व ही उन लोगों ने कस्बे के एक वकील से गोली मारकर उसको घायल कर दिया था। उनकी पीठ पर कस्बे के कुख्यात कोल माफिया का हाथ था। फलस्वरूप कुछ माह में ही जमानत पर वे लोग बाहर आ गए। एक पहल में ही उनके आपराधिक कृत्यों का इतिहास मेरी आंखों के सामने कौंध गया और मैं उनको रोकने का साहस न जुटा सका, लेकिन बिना प्रतिरोध किए रह भी न पा रहा था। सो उन्हें तेज आवाज में डांटना चाहा, लेकिन मेरे मुंह से ऐसी सहमी
मरी हुई आवाज़ में प्रतिरोध का स्वर निकला कि मैं खुद ही सहम गया, जबकि जवाब में उन युवकों ने गुर्रा कर डपटा, गुलशन चाचा, अपने काम से काम रखो, नहीं तो फिर उसके बाद गालियों धमकियों का ऐसा रेला उन्होंने मेरी तरफ उछाल दिया कि मैं भयभीत हो गया था। डर से घबराकर जल्दी से दुकान का शटर बंद कर घर में दुबकते हुए चोर नज़र से उनकी तरफ देखा तो लगभग घसीटते हुए वे उस पगली को होटल के अंधेरे बरामदे में पड़ी बेंच की ओर ले जा रहे थे। वह पगली विचित्र अस्पष्ट स्वर में सिसक रही थी। उसके प्रतिरोध का प्रयास भी शिथिल हो गया था। शायद उसने बचने की कोई सूरत न देखकर आत्मसमर्पण कर दिया था। मैं शटर बंद कर घर में दुबक गया था। बस स्टैंड पर सन्नाटा पसर गया था और शायद काफ़ी गहराई तक मेरे अंदर भी वह सन्नाटा उतरता चला गया। अगले दिन से फिर वह पगली बस स्टैंड तो क्या, पूरे कस्बे में कहीं पर भी नज़र नहीं आई। वे दो युवक जब भी मुझे देखते, उनके चेहरे पर व्यंग उपहास भरी मुस्कान कौंध जाती और न जाने क्यों मेरा चेहरा पीला पड़ जाता। उस दिन की घटना के बाद मेरा पीसीओ भी रात्रि 8 बजे बंद होने लगा। न जाने क्यों मैं देर रात तक पीसीओ खुलने रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैं अपने आप को अक्सर समझाता रहता कि अरे, इस तरह से लावारिस घूमने वाली पगली व भिखारिन औरतों के साथ ऐसी घटनाओं का होना कोई नई बात नहीं है। ऐसा तो होता ही रहता है। मैं भला सक्रिय रूप से उन्हें रोकने का प्रयास करके भी क्या कर लेता, यही ना कि उन युवकों की मारपीट का शिकार होकर मैं घायल हो जाता और कहीं वे प्रतिशोध में मेरे घर पर न रहने पर घर में घुसकर मेरी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती कर बैठते, तो कल्पना करके ही मैं सिहर उठता। ना बाबा ना, उनसे दुश्मनी न मोल लेकर मैंने ठीक ही किया है। लेकिन उस घटना के बाद न जाने मुझे क्या होता जा रहा है। मुझे अपने आप पर ही शर्म आ रही है कि मैं कुछ नहीं कर सका। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।